कल हमने आपको इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बढ़ा दी थी ना। यस सर। एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कल हमने ग्राफ बनाया था इसका। ये जेड एक्सेस बनाया था, ये वाई एक्सेस, और ये मानी थी एक्स एक्सेस, और इसमें इसी डायरेक्शन में हमने मानी थी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, है ना। और इधर की तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस माना था, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और इस तरीके से हमने बना लेना चाहिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन पूरा, है ना। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इससे कम, छोटा, फिर और डिक्रीज होता हुआ, फिर डिक्रीज, फिर इधर की तरफ डिक्रीज, फिर जीरो, फिर दूसरी डायरेक्शन में पहले मैक्सिमम वाला बना दीजिए, फिर घटता हुआ है आपका ये डायरेक्शन चेंज हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर ये बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम बढ़ता जा रहा है, फिर घटता जा रहा है, फिर घट के फिर जीरो हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन। मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन बनाए तो पहले मैक्सिमम वाला बना लीजिए ऐसे, है ना, इसके जस्ट पैरेलल, इस वाली लाइन के जेड एक्सिस के जस्ट पैरेलल, तो जेड एक्सिस के अलोंग होता है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम वाला पॉइंट दिखाइए और इसको देखो इससे मिला लीजिए ऐसे, फिर ये वाला दिखा दीजिए, ये वाला दिखा दिया, ये वाला दिखा दिया, ऐसे ये वाला दिखा दो और ये दिखा दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम वाले की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन दिखा लो मैक्सिमम, इसके जस्ट पैरेलल, इसके जस्ट पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में, और ये दिखाने के बाद इसको आप ऐसे मिला लीजिए। ये कल समझा चुके हैं पूरा, है ना। यस। बस अब बना देता हूँ, ऐसे बना लीजिए आप, ठीक है बेटा। अब इधर की तरफ दिखाना है तो इसके जस्ट पहले मैक पैरेलल बना लो, वाई एक्स जेड एक्सिस के, जेड एक्सिस के पैरेलल बना के इसको यहाँ से ऐसे मिला लो, ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें अगर हम इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो मैं इसमें कल पॉइंट बता चुका हूं आपको, तो लिख देता हूं बस केवल, E बराबर कितना, E0 साइन ओमेगा टी। वेव किधर ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इसीलिए माइनस आएगा, और एक्स में चल रही है इसीलिए के एक्स आएगा, वाई में चल रही है तो वाई आ जाता है, याद है ना आपको। यस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है इधर, इसमें दिखाया है हमने किधर, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई वेक्टर ऐसे लिखो, एंड इसमें ये भी बताओ, ये वाई एक्सिस में है ना, और बिना वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ई वाई ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, विदाउट वेक्टर फॉर्म में ई वाई इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वेक्टर फॉर्म नहीं लिखना है तो, है ना, तो ऐसे लिख सकते हो, ई वाई इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ से वाई लिख रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है। वैसे यूनिट वेक्टर से शो करोगे तो जे के, ठीक है। और ई एक्स और ई जेड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। एक तो ये हो गया। ऐसे ही हमने इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बात करें तो बी वेक्टर इज इक्वल टू B0 साइन, फेज दोनों का कैसा होता है, सेम, है ना। यस सर। और ये किस डायरेक्शन में है आपका, जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप होता है, एंड इसमें बी वाई और बी एक्स दोनों जीरो हैं, केवल जेड डायरेक्शन में है। आप चाहो तो बी जेड लिख सकते हो इसे ऐसे, B0 बिना वेक्टर के ऐसे, ठीक है। यस सर। और वेव ट्रेवल कर रही है, हमें मालूम कैसे पड़ेगा वेव किधर ट्रेवल कर रही है, क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब जरा सुनो अगली प्रॉपर्टी, नहीं यहाँ तक ये पढ़ लिया था, ठीक है बेटा। यस। इतना इतना आया।
अच्छा ये बताओ, पहले एलसी ऑसिलेटर में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनना था या मैग्नेटिक फील्ड पहले बनना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो रहा था, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, और डिस्चार्ज होके वो इंडक्टर में करंट फ्लो करा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता जा रहा था। याद है ना आपको? यस सर। तो एक काम और कर सकते हो, जरा ध्यान से सुनना। ये तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होते हैं एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो आपको एक पॉइंट मालूम है, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ करता था वो इटसेल्फ ए के कैसे आता था? परपेंडिकुलर। ऑलवेज आता था, कभी कभी आता है। ऑलवेज। ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस पूरे की जो डायरेक्शन है, इस पूरे की डायरेक्शन बी के भी कैसे होती थी? परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इसी के अंदर ए और बी है, तो ए के परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी है तो बी के परपेंडिकुलर होती है कि ना? यस सर। तो ऐसे ही एक बात बताओ, यहाँ जो वेव के प्रोपगेट करने की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस के परपेंडिकुलर होती है, कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस की भी परपेंडिकुलर होती है, दोनों के परपेंडिकुलर होती है, यस सर। है ना? तो जरा सुन लो, अगर ऐसा है तो डायरेक्शन ऑफ ई एम, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपागेशन ऑफ ई एम वेव, अगर इसकी बात करें तो ये जो होगी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वही इसकी होगी। यस सर। ई वेक्टर पहले क्यों लिखा? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, बाद में मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब देखो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये तो किसकी डायरेक्शन है? वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन। जो वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन है, ये वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन है, ये वाली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस की कैसी है? परपेंडिकुलर। और ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है? इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी है, ई एम वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन बराबर है ये। यस सर। तो वो बी के भी कैसी है? परपेंडिकुलर। तो देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है ना? यस सर। तो अगर कभी आपको वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन पता करनी हो तो हम ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं एक। जैसे एक न्यूमेरिकल आया, ये उसने कहा कि ई वेक्टर दे रखा है हमें, ये दे रखा है 10 साइन 2 इंटू 10⁻11t माइनस 3 इंटू 10⁻6 x, ऐसे है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दे रखा है और यहाँ लिख दिया उसने जे के। ये तो आपको गिवन है, एक ये गिवन है। फिर कह रहा है फाइंड, एक तो पूछ रहा है कि वेवलेंथ ऑफ वेव बताओ, वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ फर्स्ट वाली, वेवलेंथ ऑफ वेव ई एम वेव पूछ रहा है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, देखना ये क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखा हुआ है, वैल्यू शायद बदल गई है, मेरे पास नोट्स नहीं है अभी प्रेजेंट में। अब देखना पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ठीक है? तो एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सप्रेशन कह सकते हो या इक्वेशन ले सकते हो, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ई एम वेव, ये पूछ रहा है आपसे, है ना? तो एक बात बताओ, सबसे पहले ये देख के बताओ कि इस वाले में आपको मालूम पड़ रही है कि वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? यस सर। यस सर। किस किस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है आपकी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर ये प्लस होता तो? नेगेटिव एक्सिस में। ठीक है, आपको ये मालूम है, दैट मीन्स हमें पढ़ा पड़ गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इस इक्वेशन से मालूम पड़ रहा है ना? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ई एम वेव वो किधर की तरफ है? अलोंग, इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ है? वाई एक्सिस। यहाँ जे कैप लिख रहा है। एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
vibration of electric field is along positive y-axis. अब आपको मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन पता करनी है ना, तो कैसे करेंगे, ठीक है, जरा समझते हैं, यहां से कर सकते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव तो किधर की तरफ है, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। तो उस दशा में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है कि नहीं? यस सर। इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन किधर है? वाई एक्सिस। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जी कैप। अब इधर की तरफ एक यूनिट वेक्टर लिखना है जिससे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आई कैप आए। तो आपको याद हो, ये हमने 11th में एक पढ़ते थे, एक तो ये करते थे आई डॉट आई, उसकी वैल्यू तो 1 होती थी, याद है? यस सर। और लेकिन एक करते थे आई क्रॉस करके करते थे परपेंडिकुलर वाले केस में। तो देखो जो आई क्रॉस आई कैप निकालते थे, जैसे आई क्रॉस आई कैप, है ना, तो उस वाली कंडीशन में तो ये 0 होता था, याद होता आपको? यस सर। कौन से वाले फॉर्मूले से? इस वाले से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप से, है ना? यस सर। आई क्रॉस आई के बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और खत्म हो जाएगा। यस सर। लेकिन अगर दो परपेंडिकुलर क्वांटिटी हो, तो यहाँ परपेंडिकुलर की बात चल रही है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दिख रहे हैं? यस सर। तो परपेंडिकुलर वाले केस में हम एक ऐसे सर्कल बनाते थे, याद है आपको? यस सर। कहीं पे भी आई लिख लो, जैसे आई यहाँ लिख लिया आई कैप, यहाँ जे लिख दिया, यहाँ के लिख लिया, तो ये तो फिर इसमें एरो बनाना पड़ता था। आई के बाद जे, ABCD में आई के बाद जे आता है या के आता है? जे आता है। तो ऐसे एरो बनाऊंगा तो गलत हो गया, देखो आई के बाद के नहीं आता, आई के बाद क्या आता है? जे आता है। तो आई के बाद जे और जे के बाद के, तो एक सर्कल बना लिया, देखो हमने ऐसे यस सर। बना लिया। अब जरा ध्यान दो, जैसे हम कैसे निकालना सीखते थे, जैसे जे कैप क्रॉस के कैप निकालना है तो हमें जे से के की तरफ चलना है। हमें जो फर्स्ट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर, जे से के की तरफ घूमना है, रोटेट करना है, लेकिन किसी चीज को छोड़ना नहीं है, बिना छोड़े, ठीक है ना? यस सर। देखो अगर हम जे से, ये रहा जे और ये रहा के, तो जे से के की तरफ चलना है। अगर हम ऐसे चलते हैं जे से के, तो क्या छूट गया? आई छूट गया। आई कैप छूटा तो गलत, ये छोड़ना ही नहीं है, ऐसे हम नहीं चल सकते, छूटना नहीं चाहिए। और ऐसे चले तो जे से के, अब छूटा कुछ? नो सर। जे से के चले तो हम इस एरो की डायरेक्शन में चले, जो हमारा जो चलना है, और इस एरो का जो पहले से बना हुआ है, इसकी डायरेक्शन कैसी है? सेम है। और सेम होंगी तो प्लस का आएगा आई कैप। यस सर। द्वारा से अगर हम के वेक्टर क्रॉस जे कैप निकालें तो फिर के से अब किधर की तरफ चलना है? के से जे की तरफ। अगर हम के से जे ऐसे चले तो बीच में छूट गया ना हमारा? यस सर। तो ये नहीं है। अगर हम ऐसे चलें के से जे की तरफ तो छूटा नहीं, लेकिन एरो के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट में चले तो जो ये जो बचा है ना, इसको लिखना है माइनस के आई कैप। याद आया? यस सर। अब देखो यहाँ आई कैप लिख रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ जे है तो यहाँ के ही आएगा। यस सर। जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप। तो देखो ये यहाँ क्या होना चाहिए? के कैप। जे क्रॉस के आई होता है कि नहीं? यस सर। तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, देन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, है ना? यस सर। लेकिन जरा ध्यान दो, अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो अब क्या लिखूंगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इज अलोंग नेगेटिव एक्सिस। और यहाँ पे ई वेक्टर लिखा ही है और यहाँ जे लिख रहा है आपका। यस डायरेक्शन ऑफ ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो गया। लेकिन अब लिखूं तो अब हमारी प्रोपगेशन वेव की डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस में, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव तो माइनस के आई कैप होता है। नेगेटिव एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है माइनस का, है ना?
अब फिर हमें पता करना है कि भाई अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, है ना। तो ये तो माइनस आई कैप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के जे कैप हो गया, तो ये लिखना है हमें। अब तो क्या लिखे? माइनस। क्या लिखें? ये तो पक्का है, देखो जे क्रॉस ही लिखना है, जे कैप क्रॉस लिखना है। तो देखो ये तो लिख नहीं सकते हम के क्रॉस जे, हमें लिखना तो जे क्रॉस के ही है। लेकिन जे क्रॉस के करने से आ क्या रहा है? प्लस के आई, लेकिन इधर क्या दिख रहा है? माइनस के आई कैप। माइनस के आई। तो करना हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? माइनस के कैप। तो माइनस साइन आप कॉमन ले लो। देखो इसमें से अगर ये जे कैप क्रॉस माइनस के कैप करते तो माइनस पहले बाहर निकालो, जे क्रॉस के कैप, और जे क्रॉस कैप की कितनी वैल्यू है? प्लस के आई कैप। पॉजिटिव आई और कैप। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस के आई कैप। माइनस। तो ये माइनस के कैप आएगा, माइनस के कैप, दैट मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी? नेगेटिव। जेड जेड एक्सिस। एक्सिस। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो हम डिसाइड कर सकते हैं यहां से कि अगर हमें कोई भी दो की डायरेक्शन पता हो, हमें ई और बी की डायरेक्शन मालूम हो, तो हम वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर हमें ई की और प्रोपगेशन की डायरेक्शन मालूम हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन की डायरेक्शन मालूम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस। समझ में आया? यस सर। सॉरी। यहाँ तक आया बेटा? यस सर। यस सर। तो चलो अगर हम पहले वाली सिचुएशन में चले जाएं, ये माइनस का है, सॉरी बेटा, तो ये प्लस आएगा, यस सर। ये भी प्लस आएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा था? एक तो वेवलेंथ पूछ रहा था, तो इसकी देखो, इसकी कंपेयरिंग कर लो, इसकी इस वेक्टर से इसकी, ठीक है। यस सर। यस सर। तो कंपेयरिंग करें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखें? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप, ठीक है। यस सर। सर। यस सर। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। 10 आ गई, है ना। न्यूटन पर कूलम लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो। देखो टाइम के साथ ओमेगा होता है, टाइम के साथ क्या होता है? ओमेगा। टाइम के साथ ओमेगा, ये। तो अब ओमेगा की वैल्यू लिख लो, कितनी है? 2 इंटू 10⁻11, है ना। यस सर। यस इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है। सर। और एक्स के साथ हमेशा के होता है, एक्स के साथ जो आएगा वो के आएगा। तो एक्स को छोड़ दो यहाँ पे, तो एक्स को छोड़ा तो के की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 3 इंटू 3 10। into 10 की पावर 6। एक काम करते हैं, इसे 3.14 कर लेते हैं, है ना। तो 3.14 इंटू 10⁻6, ठीक है। यस सर। यस सर। इसकी यूनिट मीटर इनवर्स होती है। तो पहला क्वेश्चन हमने कंपेयरिंग तो कर ली, लेकिन पहला पूछा वेवलेंथ ऑफ वेव। तो के इज इक्वल टू, याद है ना आपको, के इज इक्वल टू कितना लिखते हैं हम? 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो इसकी जगह पे 2 पाई/लैम्डा लिखिए, और ये 3.14 10⁻6, पाई से देखो पाई कट गया। यस सर। सर। तो इसको इधर ले आओ, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, और ये नीचे आ जाएगा 10⁻6, ये 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आया। यस सर। तो ये देखो वेवलेंथ निकल आई आपकी, क्लियर है। यस सर। दूसरा उसने कहा इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द ईएम वेव, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाह रहे हो तो एक तो ये मालूम होना चाहिए बी नॉट, और एक मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन जो सबसे पहले निकाली मैंने, आया। यस सर। यस सर। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जेड एक्सिस में ही आएगा, मैंने आपको बताया ना कि कैसे निकालते हैं ये। यस सर। हम्म यस सर। अब बी नॉट कैसे निकलेगा सर? तो देखो एक प्रॉपर्टी में आता है ये, एक प्रॉपर्टी में आता है ये, एक अगली प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे थे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। यस सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी में आता है कि जो सी होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यस सर। यस सर।
इस ई नॉट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। Yes, Yes, sir. अब देखो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू है, ई की, ई नॉट की। तो हमारे पास अगर ई नॉट की वैल्यू है तो हम बी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। Yes, sir. बी नॉट 10/3 इंटू 10⁸ Yes, sir. Yes, sir. अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको भी 30 कर लेते हैं। ऐसे ऐसा नहीं करना, नहीं पेपर में मत करना ऐसा, मैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाए तब कर रहा हूँ। ये 10 हो गया, ये 10 की Yes, पावर sir. 7 ही तो हो गई माइनस के। Yes, sir. Yes, sir. इसकी यूनिट होती है टेस्ला, टेस्ला लिख ली, ठीक है। Yes, sir. 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 अब इक्वेशन लिखेंगे तो b बराबर b0 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो फेज तो चेंज होता ही नहीं कभी, फेज चेंज होता है कभी? No, No, sir. 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 तो फेज चेंज नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ये ऐसे कैसे आएगा ये वाला, ठीक है। तो मैं लिखना चाहिए 2 इंटू 10⁻11t माइनस 3.14 इंटू 10⁻6x, ठीक है। फेज तो हमने चेंज नहीं किया, ये तो फेज ही तो होता है वेव का। Yes, sir. बी नॉट चेंज हो गया, तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 की पावर। -7. लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने निकाली ना, किधर की तरफ आई है, अलॉन्ग Positive Z axis. Positive Z axis. तो वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो बी वेक्टर और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, K cap. K cap. तो के कैप। ये इक्वेशन आ गई, समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना एक तो यहाँ आपको ये वाली चीज करना आनी चाहिए बेटा, ठीक है नहीं। Yes, Yes, sir. sir. और ये कैसे करते हैं समझ में आया ना आपको, Yes, Yes. sir. है ना। इस पे ध्यान रखिए और पहचानना, मैंने कल सिखाया था, इन सब में सारे पॉइंट सिखाए थे आपको कल, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. चलिए आगे सुनते हैं। आगे इसमें देखो अगली प्रॉपर्टी की तरफ चले। तो एक बताओ, इन वैक्यूम या फिर एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी स्पीड से चलती है, लाइट की स्पीड से। लाइट की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है एयर और वैक्यूम में, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है c। तो उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, c = 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्या कभी ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया है? Yes, sir. ये हमने थर्ड यूनिट में प्रूव किया था, याद हो तो आपको, नहीं याद हो तो मैं करा देता हूँ। 1/4πε0, इसका नाम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। Yes, yes, sir. इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, है ना। Sir, 9. अच्छा 9 × 10⁻9 होती है। Yes, sir. एंड म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट ओवर 4π। ये Yes, sir. अगर हम इन दोनों का आपस में डिवाइड कर लें ऐसे, तो 4π से तो ये 4π कट जाएगा, Yes, sir. और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट एक साथ आ जाएंगे, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 × 10⁻9 प्लस के 7, तो 9 × 10⁻, ये 16, और ये 3 × 10⁸ का क्या, Whole square. Whole square. और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, c के। तो c का Yes, स्क्वायर sir. = 1 म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो c = कितना आ गया, 1/रूट के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये तो आ गया। Yes, sir. तो ये देखो, ये पिच ये हमने 1000 में मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, जाके चेक करना, वहां पर प्रूव किया है मैंने, ठीक है। Yes, sir. ये लाइट की स्पीड हो गई और ये रिलेशन हो गया इसमें। हियर ये तो मालूम होगा ना आपको, म्यू नॉट क्या है, Permittivity of light. परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर, है ना। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, Permittivity of free space. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर, ठीक है। अच्छा ये तो एयर वैक्यूम में, अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो इतनी स्पीड से करेगी, है ना। एंड अगर मीडियम में कर रही है तो मीडियम में तो v से करेगी। लाइट याद है, लाइट Yes, sir. एयर में चलती थी, वैक्यूम में चलती थी तो c से, और मीडियम में चलती थी तो v से, याद है। Yes, sir. तो
आपकी जो विजुअल लाइट होती है जिसे हम पढ़ते हैं वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, Yes, sir. है ना। तो इन मीडियम में, ये अगली प्रॉपर्टी, मीडियम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड हो जाती है ये म्यू और एप्सिलॉन, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब म्यू का नेम क्या है, तो म्यू का नाम है परमेबिलिटी Of medium. ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन का नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। Yes, sir. ठीक है। अब अगर आपको याद हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, याद है Yes, sir. Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू से लिखते थे, अब म्यू से नहीं लिखेंगे क्योंकि म्यू से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम चला नहीं। हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, सिंबल बदल लेते हैं, एन लिख लेते हैं। क्या And क्या फॉर्मूला था, याद है, सी बाई वी। G by V. Yes, Yes, sir. sir. तो सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो 1/रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट ये, और वी की वैल्यू 1/रूट के अंदर म्यू और एप्सिलॉन, यही तो आया। Yes, sir. तो ये तो इसके साथ आ जाएगा और ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो Yes, एन sir. इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर म्यू एप्सिलॉन, और नीचे आ जाएगा रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सही है। Yes, sir. क्या रूट से रूट कट जाएगा? No, No, sir. sir. बहुत से बच्चे काट देते हैं कि रूट से रूट कट गया, रूट से रूट कटता नहीं है, ऐसे पूरे पे आ जाएगा। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Yes. ये ऐसे। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एन क्या आ गया यहाँ पे, एन क्या है, Refractive index of medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अच्छा एक बार बताओ, एक टर्म और होता था, रिलेशन याद हो आपको, एप्सिलॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, याद आया? Yes, sir. इसमें आप एप्सिलॉन आर कह दो या के भी लिख सकते हो, याद है? Yes, sir. Yes, sir. इस एप्सिलॉन आर का नाम था रिलेटिव परमिटिविटी, Of रिलेटिव medium. परमिटिविटी ऑफ, बताओ। Medium. हाँ मीडियम, लेकिन ये रिलेटिव है। सर ये कौन सी थी, ये एब्सोल्यूट है, ये दोनों एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव आ गई। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इसके तीन नाम होते थे, एक एक ये भी होता था, एक ये भी होता था, Dielectric डाइलेक्ट्रिक constant. कांस्टेंट। एक और नाम होता था, याद है किसी को, तीसरा नाम किसी को भी याद हो तीसरा नाम इसका? कूलम्ब्स लॉ में लिखाया है मैंने, SIC, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव Inductive capacity. कैपेसिटी, इसी का नाम होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ये तीन नाम होते थे। तो देखो यहां से आप चाहो तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालोगे तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. ऐसे ही दूसरा होता था म्यू बराबर म्यू नॉट और म्यू आर, बिल्कुल सेम तरीके से बोल सकते हो, बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मत बोलना उसे, है ना। उसे रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ओनली वन नेम। ठीक है, Yes, sir. तो यहां से भी म्यू आर की वैल्यू निकाले तो म्यू बाई म्यू जीरो लिख सकते हो। ठीक है, ये पीछे पढ़ा था हमने सारा, ये भी पीछे पढ़ा, ये भी पीछे कराया यार। ठीक है, और Yes. ये तो ये रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी बाई वी, है ना। तो चाहो तो आप देखो इसको ऐसे ले सकते हो, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, म्यू बाई म्यू नॉट म्यू आर लिख सकते हो, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हो। ठीक है, Yes, sir. तो देखो ये एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस समय केवल ये है। ठीक है, इस स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ये ले सकते हो, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बढ़े आगे। Yes, sir. ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, पहले पेज पर या दूसरे पेज पे लिखी हुई है आपके नोट्स में। ठीक है, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी सुने इसकी। अगली प्रॉपर्टी में हम बोल सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उन पर कोई चार्ज होता है क्या? No, sir. कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, और जब कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये ट्रेवल करेंगी तो अपने पास से रिफ्लेक्ट नहीं होंगी. नहीं होंगी। चलिए एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये छठवीं, जरा ध्यान सुनना।
आपने देखो एक चैप्टर हमने छोड़ दिया है पोलराइजेशन। जब भी हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ते हैं ना, तब हमें इस प्रॉपर्टी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसके वाइब्रेशंस होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रेवल करने के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड का भी वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है, यस है ना? सर। तो जानते हो जब आप कौन सी लाइट पढ़ोगे, प्लेन पोलराइज लाइट या अनपोलराइज लाइट, कौन सी? अनपोलराइज्ड लाइट। जानते हो अनपोलराइज लाइट की डेफिनेशन क्या होती है? तो पहले एक बात बताऊं, एक चैप्टर हमने छोड़ा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना? यस सर। छोड़ने की वजह थी 30% में वो पूरा रिड्यूस हो गया आपका, है ना? यस सर। यस सर। आपको मालूम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी एक वेव का फेनोमेना है? यस सर। है ना? तो जानते हो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था कि लाइट के एक ऐसे फिनोमेना का नाम बताइए जो ये प्रूव करता है लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव है और उसका नेचर ट्रांसवर्स नेचर है। ऐसे एक लाइट के एक फिनोमेना का नाम बताइए, नेम बताइए, जो ये प्रूव करता है लाइट एक वेव है और उसका नेचर ट्रांसवर्स नेचर है। कौन सा फिनोमेना है ऐसा लाइट का? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जानते हो जितने भी वेव के फिनोमेना हैं, लाइट के जो फिनोमेनाइज हैं, जैसे रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये सारे ये तो प्रूव करते हैं कि लाइट एक वेव है। लेकिन इनमें से कोई भी फिनोमेना ये नहीं प्रूव करता कि वो लाइट कौन सी वेव है और उसका नेचर क्या है। ये कोई फिनोमेना नहीं बताता। केवल एक ही फिनोमेना है जो ये बताता है कि लाइट एक वेव है और उसका नेचर कैसा है। नेचर कैसा है उसका? ट्रांसवर्स है। वो कौन सा है? वो कौन सा है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सर ये कैसे बताता है? तो जानते हो इसकी डेफिनेशन में देखोगे तो आपको देखे, तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि अगर लाइट ऐसे प्रोपगेट कर रही है, ये लाइट के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो जानते हो इस लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर प्लेन में, तो देखो ऐसे बनाना पड़ेगा, देखो ऐसे मान लो ये लाइट के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन तो ऐसे, तो ये जो प्लेन है, ये वाला सरफेस, ये लाइट के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन है। इसके कैसे होगा ये? परपेंडिकुलर। तो लाइट के देखो इसको ऐसे रख रहे हैं, इसको ऐसे, लाइट ऐसे प्रोपगेट कर रही है ऐसे, तो लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर प्लेन में इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन। तो देखो इसको ऐसे बना देता हूं मैं, यहाँ बना नहीं सकते ना इसको, तो ऐसे बना दिया ऐसे, और बीच में से काट दिया, इसका मतलब समझते हो ना? यस सर। तो ये इस तरह से है, लाइट के प्रोपगेट करने के इस जो प्रोपगेशन है इसके परपेंडिकुलर है बेटा ये प्लेन। इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सिमेट्रिकली ऑल डायरेक्शन में हो। कैसे हो? ऑल डायरेक्शन में हो, सिमेट्रिकली। ऐसे सिमेट्रिकली ऑल डायरेक्शन में हो। ये किसके वाइब्रेशंस हैं? लाइट के। इलेक्ट्रिक फील्ड के। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन। लाइट प्रोपगेट करे तो लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सिमेट्रिकली ऑल डायरेक्शन में लाई करें, तो ऐसी लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। इस लाइट को हम क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। अब बच्चे सोचते हैं कि सर ये सिमेट्रिकली ऑल डायरेक्शन में लाई करने का मतलब क्या है, और लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस कहां से आए? सर भाई लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस कहां से आए? तो एक बताओ लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाइगन जी ने कहा था कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, लेकिन वो गलत सेंटेंस था, सही नहीं था आंसर। बोला उन्होंने ये था कि लाइट, हाइगन जी ने क्या बोला था? लाइट को एज्यूम किया था एक मैकेनिकल वेव, और इसे ट्रेवल करने के लिए उन्होंने कहा एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। उस मीडियम को उन्होंने क्या कंसीडर किया था? कौन सा मीडियम कंसीडर किया था? ईथर। होमोजेन, एक ईथर मीडियम बना था, है ना? हाइपोथेटिकल मीडियम यूज किया था ईथर। याद आया आपको? जानते हो मैक्सवेल जी आए, उन्होंने इसका विरोध किया, बोला कि लाइट एक वेव जरूर है, बट
लाइट एक कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसका नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स। लेकिन कोई मान नहीं रहा था, लेकिन जब एक फिनोमेना की डिस्कवरी हुई, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो उस पोलराइजेशन ऑफ लाइट को अगर हमें एक्सप्लेन करना है ना, अनपोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर इनको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो उसके लिए लाइट को कौन सी वेव कंसीडर करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही मानना पड़ेगा। क्योंकि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों मानना पड़ेगा सर? तो देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नहीं मानेंगे तो लाइट में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस कहां से आ जाएंगे? तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, और लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर प्लेन में ये सिमेट्रिकली ऑल डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। जैसे ऐसे मैं बना देता हूं, ये देखो ऐसे ऐसे, है ना। ये क्या है सर? ये लाइट के, जैसे ये दिख रही ना आपको, लाइट के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन, देखो ऐसे, ये लाइट के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन है, लेकिन आप दिखेगा नहीं ऐसे, तो ऐसे दिखा देता हूं ऐसे, है ना। ये जो Yes, पेन sir. है आपका, ये पेन लाइट आपकी तरफ आ रही है ऐसे, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है, ये जो बनाए हुए ने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे वाइब्रेशन लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर हैं। कैसे हैं? परपेंडिकुलर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ईएम वेव प्रोपगेट कर रही है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो देखो, ये परपेंडिकुलर प्लेन में तो लाई कर रहे हैं ये। यस सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन अगर सिमेट्रिकली ऑल डायरेक्शन में हो, लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर प्लेन में, लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर, ये प्लेन, इस जो मैंने कागज बनाया है, ये एक प्लेन सरफेस हो गया, और लाइट के प्रोपगेट करने के कैसा है? ये परपेंडिकुलर। तो लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर प्लेन में सिमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में हो, तो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। यस सर। अब बताओ, बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस कहां से आए? तो लाइट को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लोगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस नहीं होते? होते हैं। और वेव के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं? यस सर। परपेंडिकुलर। बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस भी होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो अब यही तो पॉइंट बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, यही ये वाला पॉइंट बता रहा हूं। जानते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस है, उसको उसको हम लाइट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट वेक्टर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। यस सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, उनको लाइट वेक्टर कहा जाता है। भाई, क्यों कहा जाता है? तो इसीलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस ही ऑप्टिकल इफेक्ट या लाइट के इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली। मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन लाइट के इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, है ना। यस सर। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, वो यही प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमें ये लिखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, उन वो ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्टिकल इफेक्ट मतलब लाइट के इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को लाइट वेक्टर कहा जाता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन लाइट के इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ही लाइट के इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यस सर। तो ये एक प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को, जब इस प्रॉपर्टी को तुम देख रहे हो, तो यही प्रॉपर्टी जब हम लाइट पोलराइजेशन ऑफ लाइट जब शुरू करते हैं चैप्टर, तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम पढ़ाते हैं वहां पे, और ये यहाँ पे भी लिख रही होगी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक पहले? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने आपको बताई, इसके बाद आगे सुनते हैं। अब एक बताओ, अगर हम ये प्रूव करना चाहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स नेचर होता है, ये प्रूव करने के लिए आ जाता है, टू प्रूव दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स नेचर है, तो हम कैसे प्रूव करके दिखाएंगे उसको? ये प्रूव करने के लिए आता है 3 मार्क्स में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, और ये कई बार पेपर में भी आया है। तो कैसे प्रूव करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है। प्रूव करो, प्रूव करके दिखाना है। तो जरा शुरू करते हैं, प्रूव कैसे कर रहे हैं। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये तो वेव के कितने नेचर होते हैं भाई? दो ही होते हैं, Yes, sir. या तो लॉन्गिट्यूडनल होगा या ट्रांसवर्स होगा। होगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग करी थी तो यहीं से शुरुआत करी थी। अगर ये वेव ऐसे प्रोपगेट कर रही है, ये वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन है। अगर वाइब्रेशन मीडियम का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है वेव के प्रोपगेट करने के डायरेक्शन में। डायरेक्शन में, वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है और इसी में मीडियम का वाइब्रेट कर रहा है, वेव के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है। तो ये कैसी वेव है भाई? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अगर ऐसा होता है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। अगर वेव ऐसे प्रोपगेट कर रही है, ये वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन ये वाली, और मीडियम का पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है ये मीडियम का पार्टिकल है और ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है वेव के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका नेचर को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर। तो ये तो वेव के यही तो दो नेचर होते हैं, या तो ट्रांसवर्स होगा या लॉन्गिट्यूडनल होगा। है ना। तो जैसे हम अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाएं स्कूल में, तो या तो टीचर स्कूल में मोस्टली तो लिखते क्या है? गुड। यस सर। लेकिन अगर उसने क्या लिख दिया? बैड। वेरी बैड। है? वेरी बैड। अरे वेरी बैड छोड़ो, बैड ही लिख दे। यस सर। जानते हो अगर उसे लिख दिया जाता है तो जब हम किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमेशा हमें करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यस सर। और करेक्टर अगर उसने लिख दिया उसमें बैड तो एडमिशन हो जाएगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। तो हम मोस्टली ऐसे कोई स्कूल नहीं चाहता कि उसका भविष्य खराब हो, तो हमेशा सब में कभी कभी भी लेके जाओ। हमें मान लो वो बहुत गंदा बच्चा है, तब भी हम उसमें कुछ क्या लिखना पड़ता है? गुड। गुड। गुड ही लिखना पड़ता है। तो नेचर जैसे वहां पे करेक्टर सर्टिफिकेट में केवल दो ही नेचर होते हैं, ऐसे ही यहाँ वेव के दो ही नेचर रहते हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। तो ऐसे यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो ही नेचर हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। नंबर एक। तो ये काम का है बेटा, समझ में आपको? ये लाइन मैंने बताई आपको, ठीक है? यस सर। प्रूव करने में हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट बात कर रहा हूँ, ये देखो डेरिवेशन इसका जो है थ्योरेटिकल है बेटा, जरा समझते चले जाना अच्छे तरीके से। तीसरा पॉइंट, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? वेरिएबल होता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके डेरिवेशन के लिए, कि आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है, ना कि स्टैटिक। स्टैटिक नहीं होता, ठीक है? यस सर। एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। अब प्रूव कैसे करेंगे? तो जानते हो प्रूव करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा? जरा मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, लिखना आपको इटसेल्फ है, ठीक है? आप अपने नोट्स में से जाके चेक करें, बस समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? सुनो, तो आपको लेट करना पड़ेगा कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कंसीडर करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेट कर लिया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपकी लेट करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है उसका। कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर। आपको ये लिखना नहीं है, आपको ये लिखना नहीं है कि लेट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, लिखना नहीं है। लेकिन डायग्राम कुछ ऐसा बनाना है और कंसीडर कुछ ऐसा करना है जिससे यही दिखाई दे कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। दिखाई दे, बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, करना है। तो हम करें कैसे सर? तो हमने क्या करा कि इस चीज को कैसे कंसीडर करें, तो हमने क्या करा कि एक काम करते हैं कि हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ऐसे एक क्यूबॉइड बना लिया हमने, और इस क्यूबॉइड में ये किसकी में से आवाज आ रही है भाई? ये क्यूबॉइड बना लिया, ये ऑरिजिन मान लें, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस।
और हम कह दें कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेट करें। देखो ये लेट करना है आपको, लेट करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, अलोंग पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव है ना, ये आप लेट कर लीजिए। लेट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रेवल कर रही है आपकी अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। दूसरा आप लेट कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं वो भी अलोंग एक्स एक्सिस हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो भी अलोंग एक्स एक्सिस हैं और वेव प्रोपगेट कर रही है किधर की तरफ, अलोंग एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बताओ आपने अगर ये लेट किया तो इसका क्या मतलब है, और ये भी लेट कर देना अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये भी लेट कर देना कि वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन 0 है और जेड में भी 0 है, ठीक है ना। ये लेट कर लीजिए आप, इतना लाइन लेट करी। तो बताओ इस, देखो हमने अपने मुंह से नहीं बोला लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने लेट किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडिनल नेचर है वेव का। वो लेट मुंह से नहीं बोला हमने, बस लेट क्या किया, लेट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो भी अलोंग एक्स एक्सिस हैं, वाई में 0 है, जेड में 0 है। ये हमने लेट किया, तो इसका मतलब क्या निकालो बेटा, बताओ। भाई इसमें मीडियम के पार्टिकल थोड़ी वाइब्रेट करते हैं, इसमें किसके वाइब्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन तुमने वेव के प्रोपगेट करने के अलोंग मान लिया। यस सर। कैसा नेचर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लॉन्गिट्यूडिनल नेचर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे चल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन तुमने ऐसे ही मान लिया भाई, इसी की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन में। तो बताओ नेचर कैसा, लॉन्गिट्यूडिनल। तो लेट मत करो, ये लेट मत करो कि लॉन्गिट्यूडिनल नेचर है, सो लिखो मत यार, लेकिन ये तो लिखो कि लेट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस भी किधर की तरफ हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस हैं। समझ में आया, तो इसका क्या मतलब है, बस इतना बता दो भाई कि जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर, उसका लॉन्गिट्यूडिनल नेचर है, ये कंसीडर किया है हमने, ठीक है। यस सर। जानते हो हम ये कंसीडर कर लेंगे पहले, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, और सॉल्व करने में लास्ट में लिख देंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ना। यस सर। अब क्यों लिखेंगे पॉसिबल नहीं है, तो उसी को तो समझा रहा हूं बेटा। अगर ये पॉसिबल नहीं होगा, अगर हम ये प्रूव कर दें ये पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रूफ हो गया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर लॉन्गिट्यूडिनल नेचर पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो फिर कौन सा नेचर पॉसिबल है, ट्रांसवर्स नेचर। अगर मैं ये कहूं कि राजकुमार का करैक्टर बैड नहीं है, बैड नहीं है, मैंने ये बोला बैड नहीं है, तो कैसा है, गुड है। गुड है। अरे जब बैड नहीं है तो गुड ही होगा ना। अब तीसरा कोई Yes, ऑप्शन sir. नहीं है ना हमारे पास, तीसरा ऑप्शन है क्या कोई, नो सर। नो सर। कभी भी करेक्टर सर्टिफिकेट में ये नहीं लिखा जाता मीडियम, ना अच्छा ना बहुत बुरा, ऐसे थोड़ी लिखते हैं, या तो बैड या गुड, दो ही चीज लिखी जाती हैं यार। यस। ऐसे यहाँ नेचर में केवल दो ही चीजें लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स नेचर या लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ओनली, ठीक है। यस सर। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो पूरी बात मैंने बताई आपको। हमने पहले ये दिखा दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल नेचर। बोला नहीं, बस बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन भी अलोंग एक्स एक्सिस है, लेट कर लिया। यस सर। अब हम इसे शुरू कर देंगे और सॉल्व करते जाएंगे और कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे, तो वो ही समझा रहा हूं मैं आगे। अब यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ। यस सर। यस सर। तो देखो ये इतना बड़ा बना लिया है, लेकिन मैं अलोंग एक्स एक्सिस यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान रहा हूं dx, स्मॉल है, ये छोटा सा बनाना चाहिए, ठीक है। यस सर। और ये y एक्सिस में, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस dy, और ये वाली डिस्टेंस यहां से ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन है ना आपका, वो
यहां तक की डिस्टेंस डी जेड, ठीक है। Yes, sir. तो अब जाते हैं अकॉर्डिंग टू, आगे कर रहे हैं। जब लेट कर लेंगे उसके बाद पहले लिखेंगे लेट कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो ट्रेवल कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस भी अलोंग एक्स एक्सिस हैं, वाई में 0 है, जेड में 0 है। इतना लेट करने के बाद अब आगे लिख रहे हैं, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दो, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस लॉ याद है आपको, फाई बराबर, है ना। तो एक काम करते हैं, नाम भी डाल देते हैं, यहाँ ए डाल देते हैं, यहाँ बी, ये सी, ये डी, है ना, यहाँ पे ई, ये एफ, ये जी और ये एच, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकालते हैं, पासिंग थ्रू द क्यूबॉइड ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो फाइव बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्यूबॉइड, ठीक है। तो आपको इसके अंदर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या? सर No, sir. कोई चार्ज है क्या? 0। तो कितना हो गया फ्लक्स? 0 Zero. अब ये बताओ, ये जो क्यूबॉइड है इसमें कितने फेस हैं? 6 फेस 6 फेस हैं। तो 6 फेस से अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो और उन सब का टोटल कर लो, तो वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा ना। यस सर Yes, sir. तो मैं लिख रहा हूं 6 फेस में डिवाइड कर रहा हूं, तो उल्टा सीधा नहीं करेंगे। एक कर लिया ए बी सी डी, और मैं इस पे ऐसे कर देता हूं, ये ए बी सी डी एक फेस हो गया, ये वाला दिख रहा है। Yes, यस sir. सर तो इससे फ्लक्स लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको मालूम होगा ना, फाई बराबर क्या होता है, ई ए cos थीटा है ना। और अगर इसे टोटली लिख रहे हैं लेकिन डीए लिख रहे हैं और टोटल लिख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन लगा देना। Yes, यस sir. सर Yes, sir. बच्चे सोचते हैं कि अगर डीए लिखा है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, हाँ स्मॉल ही हो जाएगा, डीए लिखेंगे तो ऐसे डीए स्मॉल एरिया से स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल एरिया से स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट इसका क्या कर दें दोनों साइड का, Integration. इंटीग्रेशन तो ये टोटल फ्लक्स आ गया। यस सर इसका डी फाई का तो फाई हो गया, लेकिन इधर डीए लिख रहा है तो इंटीग्रेशन भी तो लग रहा है। यस सर तो इंटीग्रेशन, क्या इसमें क्लोज सरफेस लगाएं? इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस लगाएं क्या? क्या ए बी सी डी क्लोज सरफेस है? No, sir. No, sir. पूरा पूरा क्यूबॉइड क्लोज है, बट एबीसीडी क्लोज सरफेस थोड़ी है। Yes, sir. यस सर तो हम तो पार्ट कर रहे हैं, इस पूरे क्यूबॉइड को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 6 फेस है ना इसके। Yes, यस sir. सर तो ये लिख रहे हैं ई डी ए कॉस थीटा कितना है, तो स्मॉल एरिया दिखाएं यहाँ पे, ये स्मॉल एरिया दिखा लिया। इसके एरिया की डिस्टेंस कैसे दिखाते हैं हमेशा? सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डीए दिखा दिया, दिख रहा है। यस सर एंगल कितना है देख के बताओ। 0 0 थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डिस्टेंस के बीच में एंगल लेते हैं, और एरिया की डिस्टेंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखाते हैं। तो ई और स्मॉल एरिया डीए की डिस्टेंस के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री ठीक है। प्लस अब ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लो, इसके अपोजिट फेस लो, इसका अपोजिट फेस यही वाला ही तो है। यस सर Yes, sir. नाम देख लो, इंटीग्रेशन ई एफ जी एच, Yes, sir. यस सर ई एफ जी एच, ठीक है। यस सर तो इस वाले फेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्मॉल एरिया माने ये रहा, स्मॉल एरिया की डिस्टेंस कैसे दिखाते हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखाएंगे, क्यूबॉइड के अंदर नहीं बाहर, तो ऐसे दिखा देंगे डीए। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डिस्टेंस कितना एंगल है? 180 डिग्री
और देखो यहाँ ये ई एक्स है, तो यहाँ पे मैंने ई एक्स लिखा है, और यहाँ ये ई एक्स डैश है, तो यहाँ पे ई एक्स डैश लिखूंगा। सर ये बदल क्यों रहा? आपको ना बताए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता। कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। तो यहाँ अलग दिखाया है, यहाँ अलग दिखाया है, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये ई एक्स डैश और ये डी ए, और एंगल कितना है बताओ? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसकी और इसकी डायरेक्शन के बीच में 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री लिख दिया। अब बचे 4 फेस, 4 नॉन शेडेड फेस बच रहे हैं ना, उनसे फ्लक्स कितना हुआ? यस सर। 0। तो ऐसे 6 फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, 4 से 0 हो गया, इजुकल टू ये आ गया 0। सर ये 4 से 0 क्यों हो गया? तो 4 से इसीलिए 0 हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल आएगा? 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आएगा। सर कैसे आएगा 90 डिग्री? तो उसके लिए जरा पेन ढूंढ लूं मैं। एक तो यार ऑफिस में कोई भी चीज नहीं रही है अब। एक सेकेंड। आप इसमें एक पेन आएगा कैसे? हाँ आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो समझते हैं। देखो ये तो हो गया क्यूबॉइड, दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब इसका एक फेस तो ये वाला हो गया जिसे मैं छू रहा हूँ, एक इसका अपोजिट फेज ये हो गया, ये वाला जिसे मैं छू रहा हूँ। 2, ये एक फेज 3, एक ये 4, और एक ये वाला 5, और एक ये वाला 6। 6 हो गए। यस सर। तो देखो ऐसे मान लेता हूँ क्यूबॉइड, तो ये वाला फेज कौन सा हो गया जो मैंने शेडेड कर दिया? ये वाला तो हो गया, ये वाला। यस सर। ऐसे रख रहा हूं तो ये वाला फेस ये वाला हो गया, यस सर। और जो ये वाला इधर वाला ये वाला वो ये शेडेड हो गया अपोजिट वाला। और यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है भाई, देखो ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ये वाली, ठीक है। यस सर। ओनली ओनली अलोंग एक्स एक्सिस ही डायरेक्शन है ना। यस सर। यस। तो अगर हम इसका एरिया डायरेक्शन दिखाएं इस वाले एरिया की, तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे, तो ई और एरिया की डायरेक्शन कैसी है? सेम डायरेक्शन में। और यहाँ दिखाएं तो कैसी आएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है ना। यस सर। यस सर। ये जो पेंसिल से दिखाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इस पेन से दिखाऊंगा एरिया की डायरेक्शन, यहाँ दिखाई ऐसे, एरिया की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया की डायरेक्शन बताओ अपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। तो यहाँ तो डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। यस सर। और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में तो थीटा 180 डिग्री हो गया। यस सर। तो इसमें तो ये मैंने लिखी दी है दोनों आपके, रह गए बाकी के 4 फेस। तो देखो ये वाला फेस दिख रहा है ऊपर वाला। यस सर। इसकी एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे तो आएगी। यस सर। अब एरिया की डायरेक्शन ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है, कितना एंगल है? 90 डिग्री। हो गया 0। यस सर। cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना। यस सर। और ऐसे नीचे वाला सरफेस देखेंगे तो उसके एरिया की डायरेक्शन नीचे आएगी, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे नीचे। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल आ गया? 90 डिग्री। तो हो गया 0। अब Yes, ये वाला sir. सरफेस देखो, ये वाला सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे तो आई एरिया की डायरेक्शन। यस सर। ई की डायरेक्शन ये रही, एरिया की डायरेक्शन इतनी, कितना एंगल हो गया?
90 डिग्री। 90 डिग्री। भाई cos 90 डिग्री होने से, cos 90 डिग्री होने से जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो यस जाएगा ना। सर। यस यस सर। सर। और ऐसे ऐसे इससे जीरो हो जाएगा इस वाले से। यस सर। ठीक है, तो हो गए ना चार फेज से जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे, cos 90 आएगा, cos 90 आएगा, cos 90 तो जीरो हो जाएगा बेटा। इसलिए चार जो नॉन शेडेड फेस हैं उसकी वजह से जीरो। देखो चार नॉन शेडेड फेस कौन कौन से हैं वो भी मैं काउंट करा देता हूँ। एक तो ये वाला है, ये वाला, इससे जीरो होगा। ठीक है, नॉन शेडेड है ये। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी ऐसे। Yes, यस sir. सर। इसी के जस्ट अपोजिट वाला, चारों तरफ मत भागो, इसके अपोजिट वाला ये है। इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे। यस सर। एरिया की डायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं बस, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो ये दिख ही रही है। ठीक है, यस सर। एक ये वाला हो गया नॉन शेडेड, ये वाला, ये देखो ये वाला दिख गया। यस सर। ये ऐसे हो गया, और इसके सरफेस एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो ई और एरिया की डायरेक्शन ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। एक इसके पीछे वाला हो गया, ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला दिख गया। यस सर। और इस ये पीछे वाला है तो एरिया की डायरेक्शन उधर की तरफ होगी, इधर की तरफ नहीं आएगी, बाहर की तरफ आती ना तो ऐसे आएगी, बाहर की तरफ यस सर। ऐसे आएगी। आया कि नहीं? यस सर। और ऐसे आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ एरिया की डायरेक्शन, तो एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। हो गया जीरो। तो ये चार से जीरो क्यों हो गए, समझ में आया? यस सर। आप लिखना चाहो तो लिख दो, चार जो नॉन शेडेड फेस है यहाँ लिख देना, जो फोर नॉन शेडेड फेस हैं जो हमने शेडेड नहीं करे। देखो ये दो ही शेड करे हैं मैंने, ये शेड हो गया ना यहाँ से। यस सर। तो जो चार नॉन शेडेड फेस हैं उनसे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ई और डीए की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। ठीक है, Yes, यस sir. सर। ये लिख दिया। चलो तो अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं इसमें, इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या करने में लगे हो? ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करना है। अरे वही कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। इतना जो भी मैंने लिखा है समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो माइनस का, सॉरी ये आया पहले इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, ई एक्स डी ए, कॉस जीरो की वैल्यू 1 माइनस ई एक्स डैश डी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। इसकी वैल्यू तो 180 की हुई तो माइनस आ गया, ये तो सब 0 हो ही गए, इज इक्वल टू 0 है ये। ठीक है, यस सर। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये पूरे क्यूबॉइड का ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इज इक्वल टू 0 है ये। ठीक है, यस सर। चाहो तो इस डीए की जगह पे आप लिख सकते हो, देखो डीए किसका पार्ट है, डीए किसका एरिया है? इसका। और इसका एरिया लिखना है तो देखो ये, इसकी ये लंबाई कितनी है, ये वाली डीजेड, DZ। और ये लंबाई कितनी है, ये वाली DY। DY. अगर हम इसका एरिया निकालें रेक्टेंगल फेस का, इस वाले का, तो कितना होगा एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो डीवाई इंटू डीजेड होगा ना। यस सर। Yes, sir. इसे डीवाई डीजेड लिख सकते हैं, और ऐसे इस एरिया को भी डीवाई और डीजेड। इसको इधर ले जाएं और सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा? ई एक्स डी वाई डी जेड और इज इक्वल टू ई एक्स डैश डी वाई डी जेड। आया कि नहीं? इससे ये कैंसिल। ये डी वाई डी जेड कैसे आगे समझ में आया? एरिया का मल्टीप्लाई क्या होता है, समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन करेंगे, देखो डीए का इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो डीए तो इस वाले छोटे से पार्ट का एरिया है इतने का डीए, Yes, sir. और अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस वाले पार्ट का एरिया निकल आएगा पूरा। आया कि नहीं? Yes, sir. तो देखो ये तो बाहर आ गया, इसका ये इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे पार्ट का एरिया तो निकलेगा, ये बराबर होंगे तो कट जाएगा। यस सर। तो आ गया कितना? ई एक्स इज इक्वल टू कितना? ई एक्स EX। कितना आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश आ गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बस खत्म होने वाला है। सर खत्म होने वाला है, प्रूफ तो हुआ नहीं ट्रांसवर्स नेचर, अभी प्रूफ होता है बेटा। देखो अभी आप खुद ही कहोगे, आप प्रूफ हो गया, थ्योरेटिकल है ना ये।
क्या ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ EX माइनस EX डैश इज इक्वल टू 0? यस सर। अब मेरे को बताओ ये EX में से EX डैश 0 घटाने के बाद जो 0 आ जाए इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2 possibilities. 2 पॉसिबिलिटीज हैं। EX में से EX डैश घटाए और इज इक्वल टू 0 आ जाए, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या Yes. पहली पॉसिबिलिटीज बताओ, क्या कब 0 हो सकती है? इसमें से इसे घटाएं 0 आ जाए, कब हो सकता है? इफ जब EX और EX डैश इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल हो। क्या ये पॉसिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? नो सर। सर। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक होता है क्या? नो सर। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? बिकॉज EM वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नहीं होता? स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक नहीं होता भाई, है ना? लेकिन Yes, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना? ये पॉसिबल नहीं बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक नहीं होता, इसलिए पॉसिबल नहीं। तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ, ये कब और अब और कौन सी कंडीशन पॉसिबल है? इफ दूसरी कंडीशन इसमें से घटाने के बाद 0 आ जाए तो कब हो सकता है? EX और EX डैश दोनों ही 0 हो। जब EX की वैल्यू भी 0 हो और EX डैश की वैल्यू भी 0 हो। आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सर। तो यही वाली कंडीशन पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? यस सर। अगर ये पॉसिबल है तो जरा बताओ, हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में चल रही है? अलोंग एक्स एक्सिस में। तो उस अलोंग एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन 0 होगा उस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। Yes, sir. सर। तो हमने ये प्रूव करके दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर अलोंग एक्सिस में चल रही है तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। Yes, यस sir. सर। तो अलोंग एक्सिस नहीं होगा, तो ये तो प्रूफ हो गया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता। अगर ये देखो ये 0 कर दिया ना हमने, यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड की एक्स एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन नहीं होगा, एक्स में नहीं होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो अलोंग एक्सिस नहीं है। अगर होते तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता, लेकिन है ही नहीं। दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा नहीं है? लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। Longitudinal नहीं है. तो फिर कैसा है? ट्रांसवर्स है। Transverse. बस यही करना था, मैं यही प्रूव करके दिखाना था भाई ऐसा पॉसिबल नहीं। और ऐसा पॉसिबल नहीं तो फिर कैसा पॉसिबल? एक ही दो ही तो नेचर होते हैं। अच्छा नहीं, मैंने आपसे पूछा कि राजकुमार का नेचर जो है वो बैड नहीं है, तो फिर कैसा है? गुड है। ऐसे मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस नहीं हो सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन में नहीं हो सकते। तो इसमें नहीं हो सकते तो फिर किस में होंगे यार? या तो वाई में होंगे या जेड में होंगे, लेकिन एक्स में नहीं होंगे। क्लियर है? यस सर। दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा हो ही नहीं सकता, लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो सकता। तो फिर कैसा होगा? ट्रांसवर्स होगा। तो ट्रांसवर्स होगा। बस इतना ही लिखना है, इसमें प्रूफ हो गया। Yes, sir. यस सर। ठीक है? और फिर भी अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक बार जाके अब अपने नोट्स में से इसे पढ़ना। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिए, ये प्रूफ होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स नेचर होता है। ठीक है? नहीं, हैंस लिख देना, हैंस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है? ये प्रूफ हो गया, यही करने का तरीका है हमारे पास। ठीक है? यस सर। ठीक है, आगे सुनते हैं अगली अगली लाइन और लास्ट लाइन। यहां तक समझ आपको? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद हम इसमें जा रहे हैं आगे। देखो, एक वर्ड होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में Electric energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो ये देखो, जब हमने किया तो कैपेसिटर वाला ही तो कर रहे थे। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ डेवलप हो रहा था? कैपेसिटर में। तो इलेक्ट्रिक यस। एनर्जी जो होती थी यूई,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो आप इसे, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो याद करो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपेसिटर में कितनी होती थी, हाफ CV स्क्वायर। Yes, sir. एक तो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यूई। ये क्या होती है सर, एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम, ये होती है एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी है तो उसकी फॉर्मूला तो ये है, ये हमने पीछे कैपेसिटर में प्रूफ ड्राइव किया है, कैपेसिटर वाले चैप्टर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, ड्राइव किया है कि नहीं कैपेसिटर वाले चैप्टर में। Yes, sir. और इसकी यूनिट हो गई जूल, और ये है एनर्जी डेंसिटी, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, जूल पर मीटर क्यूब। अब आपको याद हो इसका जो फॉर्मूला हमने कैपेसिटर में ड्राइव किया है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, पढ़ा है कभी एनर्जी डेंसिटी का। यस सर। अगर आपको नहीं याद हो तो देखो मैं इसका प्रूव करके दिखा देता हूँ, ये कैसे प्रूव किया था, है ना। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्रूव करते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होता है, ये प्लेट सेपरेशन D। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपको अगर याद है कैपेसिटर वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, है ना। यस सर। अगर इस प्लेट का एरिया A है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हुआ था, एप्सिलॉन 0 AY D। तो ये तो एनर्जी डेंसिटी का हमें फॉर्मूला करना है, UE, स्मॉल UE। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी है, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर। और वॉल्यूम लिखे हैं तो एरिया इंटू D, तो A इंटू D। यस सर। A इंटू D। तो देखो ये 2 यहां आ जाएगा, ऐसे लिख दें इसको। यस सर। C की वैल्यू ये लिख दो, तो C की वैल्यू अगर पुट करेगी तो एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाई D। V की वैल्यू यहां से निकाल लो, V बराबर E इंटू D, क्योंकि हमें E लाना है यस और सर। एप्सिलॉन 0 भी लाना है, तो एप्सिलॉन 0 यहां से आ जाएगा, E यहां से आ जाएगा। V की जगह पे पुट करो ये, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर इंटू D। और नीचे 2AD, इसके नीचे एक लिख लें। यस सर। यस सर। ये एक तो सबसे ऊपर आएगा और ये इसके साथ आएगा, ऐसे तो आएगा। यस सर। तो लिख लें एप्सिलॉन 0 A E स्क्वायर D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AD स्क्वायर, ये तो आएगा। यस सर। D का इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जानते हो ना। यस सर। तो D स्क्वायर से तो D स्क्वायर कट गया और A से A कट गया, तो कितना आ गया देखो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आया। यस सर। ठीक है, तो हम देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हम लिख सकते हैं इतना, ये डेरिवेशन समझ में आया, आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी लिखें तो यूई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो यूई बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ये कैपेसिटर्स में करते थे हम, ठीक है। फोर्थ यूनिट में आ जाओ, अगर आप फोर्थ यूनिट में आ जाओगे तो एक सोलिनॉइड बनाते थे ऐसे, इसे इंडक्टर भी बोल सकते हो आप और सोलिनॉइड भी बोल सकते हो। वायर है, वायर टर्न लगा दी मैंने, इसमें करंट फ्लो करा दी कितनी I, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L हेनरी, हेनरी यूनिट होती है हेनरी, L हेनरी, LH H क्या है यहाँ पे यूनिट है हेनरी, और इसका नाम L का नाम याद है सेल्फ इंडक्टेंस। यस सर। Yes, sir. जानते हो अगर इसमें करंट फ्लो कराएं तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, स्टोर्ड इन द इंडक्टर, इंडक्टर कह दो या आप इसे सोलिनॉइड भी कह सकते हो ऐसे। तो कितनी भाई, UB 1/2 LI स्क्वायर। Square. जानते हो फोर्थ यूनिट जाओगे ना, फोर्थ यूनिट तो ये सबसे लास्ट हेडिंग है, और ड्राइव करके दिखाया मैंने 1/2 LI स्क्वायर फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में इसको प्रूव करके दिखाते हैं हम 1/2 LI स्क्वायर, ऐसे प्रूव नहीं करेंगे, ऐसे जैसे इसको प्रूव करके दिखाते हैं हम कैपेसिटर वाले चैप्टर में,
ऐसे इसको प्रूव करके दिखाते हैं 4th यूनिट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे लास्ट टॉपिक में यही लिख रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, हेडिंग डली हुई है और ड्राइव करके दिखाया 1/2 Li²। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन नहीं, इंडक्टेंस है ना, इंडक्टेंस बोलना है। इंडक्शन जो होता है वो फिनोमेना होता है, और ये कांस्टेंट टर्म है एक, सेल्फ इंडक्टेंस, या इसका एक और नाम लिख सकते हो आप, कॉफिशिएंट लगा के, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ। अगर कॉफिशिएंट लगा रहे हो तो इंडक्शन, कॉफिशिएंट लगाया तो इंडक्शन, कॉफिशिएंट नहीं लगाया तो इंडक्टेंस। ठीक है, ये यस सर। ऐसे इसका, जैसे ये यहाँ पर मैंने एनर्जी लिखी, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी लिख रहे हैं, एक ऐसे ही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ये, और इसे लिखते हैं यूबी बराबर मैग्नेटिक एनर्जी, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहा है ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी यूबी, कैपिटल यूबी, देखो स्मॉल यूबी एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी कैपिटल यूबी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये, और इसे सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आ जाती है यूबी की, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की, वो आती है 1/2 B²/μ0। सर ये प्रूफ कैसे कर सकेंगे ये वाला? अगर इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ मैंने पीछे भी करके दिखाया है 4th यूनिट में, जैसे मैंने ये प्रूफ करके दिखाया, इसको भी अभी करके दिखा देता हूँ। देखो कैसे करते, थोड़ा सा याद होना चाहिए बट आपको। तो अगर इसको प्रूव करना है तो आपको एक तो ये मालूम होना चाहिए कि जो सोलिनॉइड होता है ना, उसका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है? एल। तो ये होता है μ0 n² A डिवाइडेड बाई एल। इसका भी हमने डेरिवेशन किया है म्यूचुअल इंडक्शन के बाद, सेल्फ इंडक्टेंस है ना। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होता था, अगर दो सोलिनॉइड है तो उसका ये होता था μ0 np ns a डिवाइड बाई एल। ये फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलिनॉइड का, ये सोलिनॉइड का फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जिसमें दो सोलिनॉइड होते थे, प्राइमरी सोलिनॉइड और सेकेंडरी सोलिनॉइड, इसमें एक ही सोलिनॉइड हुआ करता था। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होता था। ड्राइव करने के लिए आता है ये भी हमने 3rd यूनिट में, 4th यूनिट में म्यूचुअल इंडक्शन वाले में पढ़ाया है आपको, ड्राइव भी करके दिखाया हुआ एल। तो हमें शुरुआत यहीं से करनी है, सोल्यूशन, इसको प्रूव कैसे करें। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये करंट कैरिंग इंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है। तो वी नो दैट, हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, सेंटर पे निकालते हैं बेटा, सेंटर या इनसाइड, तो L इज इक्वल टू μ0 n², सॉरी ये तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सोलिनॉइड लिख लो, कितना L, एक तो ये हो गया, एंड ये तो करंट कैरिंग है, कैसी है ये? करंट कैरिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो किसी को याद है फॉर्मूला कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड का सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था? बी, किसी को भी याद हो, एक आधे बच्चे को? μ0 ni। हाँ μ0 ni, μ0 ni लिख दो, या फिर μ0, मैं ऐसे लिखता था μ0/4 पाई ni ऐसे, तो 4 पाई से 4 पाई काट दे देंगे तो ये आ जाएगा μ0 ni। एक एंड पे भी निकालते थे, एंड पर, तो वो 2 पाई ni होता था, 2 पाई ni, 4 पाई ni ना होकर 2 पाई ni, उस वाले कंडीशन में 2 आता नीचे, एंड पे निकालते, लेकिन हम सेंटर पे निकाल लें, सेंटर। अब याद है यहाँ हियर ये एन क्या होता था? एन किसी को याद है एन का नेम? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता था, ये ऐसे, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, ये लेंथ हो गई, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसे आप चेक कर लो, μ0 ni/L लिख लो, चेंज कर लो इसको ऐसे। अब बताओ आगे क्या करेंगे सर? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी लिखना चाहें, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ये लिखना चाहें तो यूबी बराबर 1/2 Li² डिवाइड बाई वॉल्यूम। अगर इसकी लंबाई L है इंडक्टर की,
और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, तो पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। एल। ठीक है, नहीं यहाँ एल तो सेल्फ इंडक्टेंस है, एल हेनरी है, लेकिन ये लेंथ है, ठीक है, इंडक्टर की। कितना आ गया, देखो 2 कहाँ आएगा, इसके साथ। ठीक है बेटा, यस सर। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि हमें इस एल को उठाना है, आई को भी उठाना है, और लाना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाना है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाएं, एल के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है। एल को अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कभी कर दूं, एल की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट भी कर दूं, ये वाली सीधी पुट कर दूं, तो हमें लाना तो ये है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए यहाँ। लेकिन भैया इसमें तो एल में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, दिख रहा है आपको। यस सर। तो अब बेटा एल की वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल भी दूंगा तो तुम इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो एक काम करें, पहले इस एल के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड को लेके आए। तो कैसे लेके आए सर, तो हम एक काम करें, यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया, बी एल डिवाइड बाई म्यू जीरो आई, ये तो हो गया। यस सर। और ये वैल्यू एन की जगह पे, ये वाली वैल्यू एन की जगह पे यहाँ डाल दें, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ डाल दें, तो कितना आ जाएगा, म्यू जीरो ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एल, म्यू जीरो कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एल। एन की वैल्यू मैं अलग कर ली, एन की वैल्यू ये वाली पुट करूं तो इसका स्क्वायर हो रहा है ना एन का। यस सर। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू जीरो का स्क्वायर और आई का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। यस सर। अब जरा देखो, इस एल से ये वाला एल कटेगा एक, यस सर। और एक म्यू जीरो से एक म्यू जीरो कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा म्यू जीरो आई स्क्वायर। ये कैपिटल एल की वैल्यू आ गई, दिख रहा है। सर ठीक एल है, बच गया एक एल भी बच गया, हाँ। एक एल भी बच गया आपका। कहाँ गया एल, कहाँ आएगा, ऊपर आएगा ना। यस सर। ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, एल की जगह पर, इस जगह पे एल की जगह पे, एल की जगह पे डालेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ए एल डिवाइडेड बाई म्यू जीरो स्क्वायर आई स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर, और ये सबसे नीचे 2al, ये तो आएगा, इसके नीचे एक, तो ये तो सबसे ऊपर जाएगा और ये एक्स के साथ आएगा, ठीक है। यस सर। तो ये वैल्यू हो गई बी स्क्वायर ए एल और आई स्क्वायर, नीचे आ गया म्यू जीरो आई स्क्वायर और 2al। देखो ए एल से तो ये एल कट गया और आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट आया। यस सर। यस तो देखो ये सर। प्रूफ हो गया। तो इस जगह पर ये प्रूफ नहीं करने, ये सब चीज नहीं पढ़ाना है मेरे को, ये थोड़ी कि ये चीज हम पढ़ने बैठे हुए हैं। फिर अभी मैं डायरेक्ट लिखता कि भाई इतनी मैग्नेटिक एनर्जी होती है, इतनी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, तो आप सोचते रहते कि कहाँ से आए कैसे आए। थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया, पीछे पढ़ाया है, सारा पीछे पढ़ाया है, ठीक है। ये एक कैपेसिटर में पढ़ाया है, ये इंडक्टर में, सॉरी इंडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है बेटा। ये जरूर प्रूफ नहीं करने बेटा आपको यहाँ पे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आए कैसे, थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने पीछे, ठीक है। यस सर। तो अब सीधा सीधा आपको केवल ये पढ़ना है कि एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इसे भी छोड़ो, बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी यूई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है ना। यहां पर इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यू भी 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट होता है।
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जानते हो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्टैटिक, तब तक तो ठीक है। ये वाला भी जब तक मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्टैटिक है, Static. मतलब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, तब तक तो ये फॉर्मूले ऐसे के ऐसे रहेंगे। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक होता है? No, sir. No, sir. टाइम वेरिंग होता है ना? Yes, sir. तो उस कंडीशन में फिर हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? Average. जानते हो एवरेज कब निकालते हैं? जब कोई चीज कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल हो, टाइम के साथ डिपेंड नहीं, चेंज हो रही, तो हमें एवरेज निकालना पड़ता है। जैसे हम अल्टरनेटिंग करंट में निकालते थे, याद हो आपको? जैसे ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाते थे हम ऐसे, है ना, टाइम के साथ, है ना। तो ये इसकी पीक वैल्यू होती थी करंट की, आई नॉट। तो हम यहाँ पे करंट दिखाते थे, यहाँ पे भी करंट दिखाते थे, यहाँ पे भी ऐसे। तो ये करंट की वैल्यू तो है बहुत सारी। Yes, sir. Yes, तो sir. आप याद हो, आप ये कितनी साइकिल है यहाँ से यहाँ तक? हाफ साइकिल। तो आप लिखते थे ऐसे, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, याद है आपको? ऐसे। Yes, sir. तो उसे लिखते थे, एवरेज का सिंबल बनाते थे ऐसे। Yes, sir. तो याद है क्या फॉर्मूला हुआ करता था? याद है किसी को एवरेज निकालने का? 2I नॉट ऐसा कुछ होता था। ये होता था इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका था इंटीग्रेशन आई डी टी और इंटीग्रेशन डी टी। अगर आई का एवरेज वैल्यू निकालनी तो आई लिखते थे यहाँ, जैसे आई की एवरेज वैल्यू निकालनी है आई की, तो आई डी टी और डी टी। एवरेज वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं सर? एवरेज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ अल्टरनेटिंग करंट की बहुत सारी वैल्यू है ना। Yes, sir. Yes, sir. और करंट की इक्वेशन हुआ करती थी ये, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। देखो टाइम डिपेंडेंट है ये, आई की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा निकालते थे। और कितनी साइकिल में निकालना है? First positive. यहाँ पे टाइम जीरो था, यहाँ पे टाइम T/2. और टी बाई टू के रेस्पेक्ट में तो जीरो से टी बाई टू लिखते थे यहाँ, और यहाँ पर भी टी बाई जीरो से टी बाई टू लिखते थे। अगर हमें एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी होती तो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू तो क्या लिखते थे? इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी और इंटीग्रेशन डी टी। अगर आपको एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल में निकालनी है, वन कंप्लीट साइकिल, तो कंप्लीट साइकिल तो यहाँ पे होती थी ना। Yes, sir. तो लिमिट लिखते थे जीरो से टी, जीरो से टी। Yes, sir. Yes, sir. आप ऐसे थोड़ी कि केवल एवरेज करंट ही निकालते थे, एवरेज पावर भी निकालते थे। एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट, पावर ऑफ एन एसी सर्किट फॉर वन कंप्लीट साइकिल, याद है आपको? पी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी टी। पी लिख रहे हैं एवरेज वैल्यू तो पी डी टी और इंटीग्रेशन डी टी। Yes, sir. Yes, sir. फॉर वन कंप्लीट साइकिल निकालते थे जीरो से टी और जीरो से टी। Yes, sir. याद आया? Yes, sir. अब इतना याद आया हुआ तो एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो क्या? जैसे पी की एवरेज वैल्यू निकालते हो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और इंटीग्रेशन डी टी जीरो से टी। कंप्लीट साइकिल में निकालना चाहता हूँ जीरो से टी, ये तो लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. याद करो जब हमने एसी पढ़ा था तो इसकी एवरेज वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई थी? 1/2. और ये तरीका था इसका, इंटीग्रेशन कर लो, आप सॉल्व कर लो इसको, तो 1/2 आता था। Yes, sir. याद आया? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे अगर cos स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वो भी इतनी आती थी। तो पेज नंबर 18 पे जाके देखना, पेज नंबर 18 किसका? अल्टरनेटिंग करंट का। वहां पे लिख रही है एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो वहां पे लिखा होगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, कॉस स्क्वायर
ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 एंड साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी 0। Yes. अगर हमें कभी कभी शॉर्ट फॉर्म करना होता था इसका पावर का, तो एक तो ऐसे करते थे हम, है ना, जैसे पावर की वैल्यू आई ऐसे v0 i0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हम p की वैल्यू पुट कर देते थे, इंटीग्रेशन करके दिखाते थे, या तो इस तरीके से करते थे या फिर शॉर्ट फॉर्म करते थे, तो p एवरेज v0 i0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। याद आया? Yes, sir. और एवरेज वैल्यू देखते थे, इसकी एवरेज वैल्यू मैंने कहा याद कर लो, ऐसे निकाल निकाल के सिखाई भी थी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 1/2 v0 i0। या तो ऐसे करते थे, या फिर वही इंटीग्रेशन वाला मेथड था, p बराबर इंटीग्रेशन 0 p एवरेज वैल्यू 0 से t p dt और इंटीग्रेशन 0 to t dt। इसका इंटीग्रेशन करने पे सॉल्व करने पे आता था 1/t, और p की वैल्यू ये रखते थे तो 1/2 t v0 i0 बाहर आ जाता, v0 i0 इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करके देखो, तो इसका इंटीग्रेशन करके देखते थे v0 i0 t, इसका इंटीग्रेशन आता था t/2, t से ये t कट जाता था, तो 1/2 v0 i0। या तो ऐसे करो या फिर शॉर्ट में फटाफट कर दो। याद आया? Yes, sir. बेटा ये अगर नहीं आता है, ये हमने एसी में सिखाया है, वही ये करना है। सर यहाँ ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसी तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसी वेरी कर रहा है, Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ही वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू क्यों चाहिए, हमें समझ में आई? आ गई? Yes, sir. एक बार तो एक हम ये भी निकालते थे, रूट मीन स्क्वायर करंट IRMS, इसे कैसे निकालते थे? रूट का आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। याद आया? Yes, sir. और इसको सॉल्व करते थे हम, तो पहले तो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू यहां रखते थे, तो आई की स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालें तो आई की वैल्यू कितनी हुआ करती थी? I0 साइन ओमेगा टी। तो पहले आई का स्क्वायर निकालो, तो आई का स्क्वायर हो गया I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई? I0 का स्क्वायर, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 1/2. तो I0 का स्क्वायर बाई 2, ये आ गई आई स्क्वायर का एवरेज। IRMS निकालना है तो IRMS इज इक्वल टू रूट के अंदर आई का स्क्वायर का बार, इसकी वैल्यू कितनी है? ये I0 का स्क्वायर बटे √2, इतना आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो कितनी आ गई? I0 बटे √2। √2. यस सर। तो याद आया? IRMS की वैल्यू केवल जब इक्वेशन ये हो, केवल जब इक्वेशन ये वाली हो स्टैंडर्ड, तब ये फॉर्मूला होता है I0 बटे √2। ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, ये हमेशा होता है, पर Yes, आया sir. कि नहीं? IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर I0 का स्क्वायर का बार, ये तो हमेशा होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये तभी होता है जब आई की वैल्यू कितनी हो? I not आई fine. नॉट साइन ओमेगा टी। याद आया कुछ आपको? Yes, यस sir. सर। ठीक है, नहीं तो यही काम हमें यहाँ करना है। अब क्यों करना है सर? वो जब करते कब है? जब आपका करंट यहाँ वेरिएबल था, टाइम पे डिपेंड कर रहा था, तो अब हमें बहुत सारी करंट है उसमें, तो हमें एक क्या करनी है? उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही होता है, और ये वेरिएबल है तो इसीलिए लिखना पड़ेगा हमें UE 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू, ई का स्क्वायर। अब ई की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू होती है E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX, उसका स्क्वायर हो रहा है तो ये स्क्वायर में, ठीक है? Yes, sir. ये देखो ऐसे आया। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है कि नहीं, ये वाली? Variable. Yes, sir. क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है और एक्स डिपेंडेंट भी है, तो ये वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज होगी, टाइम तो हमेशा चेंज होता रहता है, टाइम के साथ चेंज होगी, तो ये टर्म वेरिएबल है। तो अगर ये टर्म है तो ये भी वेरिएबल है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज।
एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। अगर एवरेज निकालें तो यूई का बार, तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट है उसका एवरेज निकालते हैं क्या? अरे जो वेरिएबल हो उसका एवरेज निकालते हैं भाई। जैसे दो वैल्यू है, वेरिएबल हैं, तो दो वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यू को ऐड करो, दो का डिवाइड कर दो। एक तो तरीका ये होता है, एक ये है। इसमें कितनी वैल्यू पता नहीं, तो इसको तरीका ये होता है, एक क्या कर लें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का क्या कर दें, एवरेज एवरेज निकाल। वैल्यू। और ये स्क्वायर में किस में है, स्क्वायर में। तो यू ई एवरेज वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी, एवरेज वैल्यू 1/2। ठीक है, यस सर। तो यू ई की एवरेज वैल्यू आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई जीरो का स्क्वायर। यस सर। आया? लेकिन एक बात बताओ, या तो ऐसे लिख लो, अगर नहीं लिखते तो ऐसे लिख सकते थे, इसे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई जीरो बट्टे रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो ये 2 लिख रहा है ना, यस सर। इसे रूट 2 कर लिया और उसका स्क्वायर भी तो कर लिया है। यस सर। अरे लिख सकता हूँ कि इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यस सर। और लिख दिया तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ई आर एम एस का स्क्वायर। आ गया? लेकिन ये तो ये एवरेज निकाला है हमने, क्या निकाला है, एवरेज। लेकिन वो अपने आप आ रहा है आरएमएस वैल्यू, दिख रही है। यस सर। तो फाइनली मैं कहूंगा कि यू एवरेज वैल्यू की दो वैल्यू, या तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस लिखो, ई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो तो 2 आएगा, ई आर एम एस वैल्यू लिखोगे तो 2 आएगा। और ई आर एम एस की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, ई आर एम एस किसके बराबर है, ई जीरो बाई रूट 2 के। और या फिर ये आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई जीरो का स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लिखा तो 4 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आएगा। देखो 4 आ रहा है, ये रहा, इसका सीधा यस सीधा सॉल्व कर लो इसको। अब इस वाले फैक्टर में मत जाओ, इसमें आ जाओ, तो 4 आ रहा है। ठीक है, यस सर। तो देखो ये वैल्यू हो गई एवरेज वैल्यू। प्रूव करने के लिए नहीं आती हैं, ये प्रूव करने के लिए ये भी नहीं आती। सीधा अगर आपको ये याद हो, मैंने सीधे लिख रखा है नोट्स में, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन जीरो ई जीरो का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। इतना ही करना है। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया वैसे कैसे किया? यस सर। ऐसे ही इसको कर सकते हो, ऐसे इसको कर सकते हो। तो देखो अगर हम मैग्नेटिक एनर्जी लिख रहे हैं यू बी, तो 1/2 म्यू नॉट, बी की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, बी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। आ गया? यस सर। अगर आपको एवरेज एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी लिख दो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में, और ये किसमें थी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में थी। यस सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ऐसी एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो यू बी का एवरेज 1/2 म्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट है, बी नॉट ये भी कांस्टेंट है, इसके ऊपर बार आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका बार। ठीक है, यस सर। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो इसकी वैल्यू 1/2 लिख लोगे तो बी जीरो का स्क्वायर 2 म्यू नॉट, और ये 1/2। चाहो तो 1/4 करके लिख लो ऐसे, 1/4 बी नॉट का स्क्वायर म्यू नॉट, और चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 1/2 म्यू जीरो ही रहने दो, और बी नॉट बटे रूट 2 कर लो और उसका होल स्क्वायर कर लो। इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हो, यस सर। बी नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे 2 था लेकिन रूट 2 कर लिया, ऊपर स्क्वायर भी तो कर दिया। यस सर। और ऐसे करेंगे तो इसे लिख सकते हैं कितना, 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस का स्क्वायर। तो ये यूबी की वैल्यू आ गई, एवरेज वैल्यू।
यस सर। ठीक है, Yes, sir. आ गया? Yes, sir. यस सर। तो ये कैसे करे समझ में आ गए? यस Yes. सर। दोबारा से वापस आओ, दोबारा से कॉन्सेंट्रेट करना। अभी तो हम वैल्यू लिख रहे हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूई की एवरेज वैल्यू आती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, और 1/4 लिखते हैं। देखो इसकी जगह पे ERMS की जगह लिख सकते हैं E0/√2। उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही तो हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर, यही तो आया था। यस सर। अगर ERMS वैल्यू लिख रहे हैं तो स्क्वायर, लेकिन ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज। समझ में आया आपको? यस Yes, सर। sir. ये दूसरी लिख रहे हैं, देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं। तो UB एवरेज तो 1/2 BRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। और BRMS की वैल्यू पुट कर दोगे, कितनी होगी यहाँ पे? ERMS की वैल्यू कितनी होगी? E0/√2। √2। ऐसी BRMS की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? B0/√2 √2। लिखोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 B0 का स्क्वायर बटे म्यू नॉट। क्लियर है? यस सर। तो देखो ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की थी। अब दोबारा से लिख रहे हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब किसकी लिख रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अभी तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी, मैग्नेटिक फील्ड की लिखी, अब किसकी लिख रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों होते हैं, एक होता है? दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। तो ये एवरेज केवल U बार UE प्लस वेक्टर नहीं है, बाहर है वो, ठीक है? UB एवरेज वैल्यू, ठीक है? यस सर। बाहर लगाना जरूरी नहीं है, चाहो तो हटा सकते हो, पर ध्यान रखना नेम इंपॉर्टेंट होता है, सिंबल नहीं, ठीक है? यस सर। ये एवरेज वैल्यू निकाली है हमने, ठीक है? UE प्लस UB। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर प्लस 1/2 BRMS का स्क्वायर बटे म्यू नॉट। या तो ये लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, या फिर U बराबर 1/4 के लिख लो, तो E नॉट आएगा। Yes, sir. 1/4 B नॉट आएगा। ये एक ही बात है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी हो गई। अब एक बात, तो मैंने एक बार कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हाफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है और हाफ मैग्नेटिक एनर्जी होती है। Magnetic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो आधी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और आधी मैग्नेटिक एनर्जी होती है। प्रूव कर सकते हैं तो प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो प्रूव करना शुरू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो आपके नोट्स में लिख रहा हुआ इसके जस्ट बाद, कि प्रूव करके दिखाओ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की और एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होती हैं। ये प्रूव करके दिखाओ आप, टू शो दैट। तो क्या इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगी? ये जो दिख रही है यूई और यूबी, ये दोनों इक्वल हैं। यूई की वैल्यू और यूबी की वैल्यू इक्वल है। कहां है सर? देखो बिल्कुल ही अलग है। तो प्रूव कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। प्रूव कैसे करेंगे? यूई ले लो, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है इसके जस्ट बाद, ठीक है? देखना आप ये वाली वैल्यू लिख लो, ये वाली वैल्यू लिख लिया आपने यूई की। यस U इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर, ठीक है? यस सर। अच्छा, एंड वी नो दैट C इज इक्वल टू कितना होता है रूट के अंदर, एंड C बराबर ये भी तो होता है E0/B0। Yes, sir. यस सर। ये 2 पॉइंट पे ध्यान रखो। यहाँ देखो आपको E0 को B0 में बदलना है, तभी तो ये आएगा। यस सर। तो E0 की वैल्यू निकालो बस केवल आप यहां से। E0 इज इक्वल टू CB0 और यहां रख दो। तो UE इज इक्वल टू
1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 की जगह पर ये लिख दो, तो क्या लिख देंगे, C स्क्वायर और B नॉट का स्क्वायर, ये तो आ जाएगा। यस सर। यस सर। अरे E0 की वैल्यू पुट कर दी भाई ये वाली, यस तो सर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट C का स्क्वायर और B, सॉरी C की वैल्यू पुट कर दो। अब C की वैल्यू ये वाली, C की वैल्यू यहाँ ये वाली कितनी हो जाएगी, 1/, म्यू। यस आ सर। गया, यस सर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा और ये क्या आ गया, नॉट स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 से तो एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, तो 1/4 B नॉट का स्क्वायर और नीचे म्यू नॉट, और ये क्या चला आ रहा है ऊपर से, यूई। तो यूई किसके बराबर हो गया देखो, यूबी के। यूबी के, तो देखो ना यूकल हो गए। यस सर। अब जरा देखो, अगर यूकल हो गए तो ये किसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है, किसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो इसमें इसमें आ जाओ, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है, और ये वाली क्या है, ये तो यूई है ना, यस सर। ये यही तो होता है, ये रहा देखो ये वाला लिख लिया, इस जगह पे यूई और इसकी जगह पे भी यूई, क्योंकि यूई और यूबी कैसे हो गए, इक्वल हो गया। तो U बराबर 2UE, यस सर। तो UE इज इक्वल टू U/2, 2। तो ये किसकी एनर्जी है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी की कैसी है, हाफ है। हाफ है। और यू और यू भी बराबर हैं, तो यू की जगह पे आप यू भी लिख सकते हो। यस सर। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी की आधी है, और मैग्नेटिक एनर्जी भी आधी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी के, नहीं है, यस यस सर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आधी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और आधी मैग्नेटिक एनर्जी है, इसके बेसिस पे कह सकते हैं। यस सर। यहां तक क्लियर हुआ। यस यस सर। अच्छा, देखो इसके बाद मेरे नोट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो अब आपको एक बात बताऊं, मैं इस चैप्टर में आपको जो मैं बोलने वाला हूं, आप उसको ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक तो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, और मैक्सवेल ने तो मॉडिफिकेशन किया था एम्प्लीफिकेटर लॉ में, वो क्वेश्चन ज्यादा आता था 12th में, लेकिन ये दोनों सिलेबस में हट गए। अब बाकी का जो बचा है ना वो बहुत कम आता है। अब जो रह गया है मैक्सवेल स्पेक्ट्रम, इसमें कितनी, मैक्सवेल में सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक फैमिली होती है जिसे हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रूप में अरेंज करते हैं, है ना। एक काम करते हैं, इसको कल पढ़ाते हैं, ठीक है, यस सर। क्योंकि टाइम हो रहा है, कल एक दिन और दो, ठीक है, नहीं ज्यादा आध घंटे में खत्म कर देंगे, ठीक है बेटा। तो कल की टाइमिंग क्या है? कल नहीं पढ़ा पाएंगे, सॉरी, मंडे को पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा, यस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।